नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज़ में। आज 18 जुलाई है और आज भी हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों से होता है। इसके साथ ही ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि हमारी आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होते हैं हमें अंक अर्जित करने में। तो इसके साथ ही चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर, या पिछले वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर, या उससे पहले देख लेते हैं आज का जो हमारा सुविचार है वो क्या है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता से लिया हुआ अंश है जो हमें ये बताता है कि हमें कभी लहरों से डरना नहीं चाहिए, यानी कि जीवन में आने वाली मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। और इन लहरों से ही हम अनुभवों को प्राप्त करते हैं और अपनी सफलता की सीढ़ी को बनाते हैं। तो चलते हैं इसी के साथ ही आज के अपने पहले प्रश्न पर। और ये प्रश्न जो होगा पहला नहीं हम कह सकते, ये प्रश्न हमारा पिछली वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न का उत्तर होगा। तो फुकुओका पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका उत्तर आप सभी ने दिया है, तो इसका उत्तर होगा साजन प्रकाश। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा साजन प्रकाश। तो इसी के साथ ही चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर कि हाल ही में किस राज्य को स्मार्ट सिटी कॉन्सेंट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इस चीज़ को लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ है और बहुत से राज्यों ने इसको ना अपनाने की भी बात कही है कि उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट में प्रथम स्थान कैसे प्राप्त हो सकता है। तो हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 के परिणाम घोषित किए गए और इन पुरस्कारों की घोषणा 3 परिवर्तनकारी शहरी मिशनों, जिसमें स्मार्ट सिटीज़ मिशन अमृत तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की 6ठी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी किया गया, जो कि 25 जून 2021 में मनाया गया। गौरतलब है कि ये 3 योजनाएं शहरी कायाकल्प के लिए एक दूरदर्शी कार्यक्रम का हिस्सा थी और शहरों में रहने वाली भारत की 40% आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक बहुत बहुपरत रणनीति के हिस्से के रूप में तैयार की गई थी। इसी के साथ ही देखें तो विभिन्न राज्यों और शहरों का जो प्रदर्शन रहा, इसमें कैसे रहा, तो केंद्र सरकार की हाल ही में स्मार्ट सिटी कॉन्सेंट में उत्तर प्रदेश ने राज्य कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि इस लिस्ट में मध्य प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा। वहीं केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2020 के तहत शहरों को मिलने वाले अवार्ड की बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात के सूरत को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में स्मार्ट सिटीज़ में सूरत एकमात्र विजेता था। तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए चंडीगढ़ ने पहला पुरस्कार जीता, जबकि इंदौर ने इनोवेटिव आइडिया अवार्ड जीता है। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के अनुसार अहमदाबाद को स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप अवार्ड मिला। इसके बाद वाराणसी और रांची क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर बने रहे। इसी के साथ ही देखते हैं कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले 4 स्टार रेटिंग शहर सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट, विशाखापट्टनम और पिपिंडी, चिचवड़ और बड़ोदरा रहे हैं। इसके साथ ही देखें तो स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? तो स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। स्मार्ट सिटी मिशन एक परिवर्तनकारी मिशन है जिसका उद्देश्य देश में शहरी विकास के व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन लाना है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकसित परियोजनाएं बहुक्षेत्रीय हैं और स्थानीय आबादी की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती हैं। भारत की वर्तमान जनसंख्या का लगभग 31% शहरों में बसता है और इनका सकल घरेलू उत्पाद में 63% का योगदान रहता है। ऐसी उम्मीद है कि वर्ष 2030 तक शहरी क्षेत्रों में भारत की आबादी का 40% रहेगा और भारत के सकल घरेलू उत्पाद के में इसका योगदान 75% का होगा। इसके लिए भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के व्यापक विकास की आवश्यकता भी रहेगी। इसी के साथ ही देखें तो ये सभी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने एवं लोगों और विनिवेश को आकर्षित करने, विकास एवं प्रगति के एक गुणी चक्र की स्थापना करने में महत्वपूर्ण है। स्मार्ट सिटी का विकास इसी दिशा में एक कदम बताया जाता है। स्मार्ट सिटी उनकी सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरतों एवं जीवन में सुधार के लिए सबसे बड़े अवसरों पर ध्यान केंद्रित करती है। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जो मूल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं और अपने नागरिकों को एक सभ्य गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करें। तो इसी के साथ ही चलते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न पर कि भारत के किस राज्य में अफ्रीकन स्वाइन बुखार का प्रकोप देखा गया? अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का
प्रकोप देखा गया? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या असम? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा मिजोरम। तो हाल ही में मिजोरम राज्य के पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग ने कहा कि वहाँ के 11 में से 10 जिलों में अफ्रीकी स्वाइन फीवर ने कहर बरपाया है और अफ्रीकी स्वाइन फीवर ने वर्ष 2020 में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर को निशाना बनाया था। मिजोरम अन्य राज्यों और पड़ोसी देशों से सूअर और सूअर के मांस के आयात पर प्रतिबंध के कारण सुरक्षित रहा था। साथ ही कोरोना वायरस रोग के कारण यहाँ कड़े प्रवेश नियम लागू किए गए थे। तो उल्लेखनीय है कि मिजोरम पूर्व में म्यांमार और पश्चिम में बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। यह विशेष रोग जांच दल में पाया गया कि सीमा के पास स्थित टिपरा घाट और खोजे सुरु जैसे गांवों के जरिए बांग्लादेश से सूअरों को अवैध रूप से आयात किया जाता है। अवैध सूअर व्यापारी लुंगसेन गांव को लुंगलेई बाजार में ले जाने में से पहले जानवरों को रखने के लिए स्टॉक पॉइंट के रूप में उपयोग करते हैं। आयातित सूअरों को अक्सर स्थानीय सूअर आबादी के साथ निकटता में रखा जाता था। जानकारों का मानना है कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर एक गंभीर संक्रामक रोग है जो घरेलू और जंगली सूअरों को प्रभावित करता है। विशेष रोग जांच दल का मानना है कि उत्तरी मिजोरम, विशेष रूप से आइजोल जिले में इसका प्रकोप मेघालय से सूअर के मांस के आयात के कारण हुआ था। अफ्रीकी स्वाइन फीवर क्या है? तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के अनुसार अफ्रीकन स्वाइन फ्लू एक गंभीर वायरल बीमारी है जो घरेलू और जंगली सूअरों दोनों को प्रभावित करती है। यह जीवित या मृत सूअर या फिर सूअर के मांस से फैल सकता है। हालांकि यह बीमारी जानवरों से इंसानों में नहीं फैलती है। इसके साथ ही देखें तो यह एक अत्यधिक संक्रामक और घातक पशु रोग है। इसके संक्रमण से सूअर एक प्रकार के तीव्र रक्तस्रावी बुखार से पीड़ित रहते हैं। वर्तमान में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के लिए कोई स्वीकृत टीका नहीं है। इस रोग में मृत्यु दर 100% के करीब होती है और इस बुखार का कोई इलाज नहीं है। इसी वजह से संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए संक्रमित जानवरों को मार दिया जाता है। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई, 13 जुलाई, 16 जुलाई या 12 जुलाई? तो इसका उत्तर होगा 15 जुलाई। क्या उत्तर होगा इसका? 15 जुलाई। तो विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 18 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से श्रीलंका के नेतृत्व में एक प्रस्ताव अपनाया और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में घोषित किया। वैश्विक स्तर पर युवा कौशल विकास के महत्व को उजागर करने के लिए श्रीलंका ने G77 यानी 77 देशों के समूह और चीन की सहायता से इस संकल्प की शुरुआत की थी। आज के युवाओं के लिए बेहतर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को प्राप्त करना जो बेरोजगारी और कम रोजगार की चुनौतियों का समाधान करने के साधन के रूप में कार्य करेगा। इसी के साथ ही देखें तो विश्व युवा कौशल दिवस पारंपरिक रूप से पुर्तगाल और श्रीलंका के स्थायी मिशनों द्वारा यूनेस्को, ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और युवाओं पर महासचिव के दूत के कार्यकाल के साथ मिलकर आयोजित किया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की दुनिया में बढ़ती युवा बेरोजगारी को विकसित और विकासशील देशों के लिए समान रूप से अर्थव्यवस्थाओं और समाजों के सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक के रूप में देखा जाता है। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में भारतीय सेना में शामिल शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम 10M का निर्माण किसने किया? इसरो, DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या इनमें से किसी ने नहीं? तो इसका आंसर होगा DRDO। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO का शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम 10M को अभी हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित 12 शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम 10M के पहले उत्पाद लॉट को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम 10M सैनिकों की तेजी से आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए 4 मीटर चौड़ी पूर्ण सड़क प्रदान करता है और 9.5 मीटर के अंतराल को एक स्पैन से पाटने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की बात करें तो डीआरडीओ भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक अनुषांगिक इकाई के रूप में काम करता है। इसके साथ ही इसकी स्थापना 1958 में भारतीय थल सेना और रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में की गई थी। वर्तमान में संस्थान की अपनी 51 प्रयोगशालाएं हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण इत्यादि के रूप में अनुसंधान में कार्यरत हैं। तो इसी के साथ ही चलते हैं अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने किस देश में भीम यूपीआई को लॉन्च किया है? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या श्रीलंका? तो इसका उत्तर होगा भूटान। तो भूटान अपने क्यूआर कोड के लिए भारत की एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि यूपीआई मानकों को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। सिंगापुर के बाद भूटान व्यापारिक स्थानों पर भीम यूपीआई को स्वीकार करने वाला दूसरा देश बन गया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई की अंतरराष्ट्रीय शाखा, जिसे एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड कहा जाता है, ने भूटान में भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतानों को लागू करने के लिए भूटान के रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ साझेदारी की घोषणा की है। भूटान रुपए कार्ड जारी करने और स्वीकार करने और भीम यूपीआई को स्वीकार करने वाला एकमात्र देश बन जाएगा। इसी के साथ ही अगर हम देखें तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या है? तो एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन में शामिल एक छत्र संगठन है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा एक मजबूत भुगतान और निपटान बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए लॉन्च किया गया था। भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम, यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एक भारतीय मोबाइल भुगतान ऐप है। यह यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर आधारित है और इसका नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। इसी के साथ ही देखें तो इसे 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। यह ऐप सीधे बैंकों के माध्यम से ई भुगतान की सुविधा देता है और सभी भारतीय बैंकों का समर्थन करता है जो यूपीआई का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ ही देखें तो यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या है? तो इसमें हम देखें तो यूपीआई को इमीडिएट पेमेंट सर्विस के बुनियादी ढांचे पर बनाया गया है जो यूज़र को वास्तविक समय में तुरंत धन हस्तांतरण करने की अनुमति देता है। यह यूज़र को अन्य पार्टी को बैंक खाते के विवरण का खुलासा किए बिना कई बैंक खातों में धन हस्तांतरित करने की अनुमति देता है। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। डीआरडीओ द्वारा प्रशिक्षण की गई नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम मिसाइल का नाम क्या है? अग्नि 3, अग्नि 5, अग्नि पी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा अग्नि पी यानी कि अग्नि प्राइम। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप में एक नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अग्नि पी अग्नि क्लास की एक उन्नत संस्करण है और 1000 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर के बीच की मारक क्षमता वाली एक कनस्तर वाली मिसाइल है। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लागू करता है? श्रम और रोजगार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा श्रम और रोजगार मंत्रालय। कोविड-19 महामारी के दौरान सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ साथ नए रोजगार के सृजन के लिए नियोक्ताओं और प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू की गई थी। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। हाल ही के पैकेज में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ ही अगला और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि प्रोजेक्ट बोल्ड हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू किया गया था? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान। प्रोजेक्ट बोल्ड यानी कि बॉम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्राउट खादी और ग्रामोद्योग आयोग की एक परियोजना है जो शुष्क और अर्धशुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित ग्रीन पैच बनाने का प्रयास करती है। इसे 4 जुलाई 2021 को राजस्थान के उदयपुर के आदिवासी गांव निचला मांडवा में लॉन्च किया गया था। यह अद्वितीय और अपनी तरह का पहला वैज्ञानिक अभ्यास है जो मरुस्थलीकरण को कम करने
और आजीविका और बहुविषयक ग्रामीण उद्योग सहायता प्रदान करने के संयुक्त राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इसे स्वतंत्रता के 75 वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के खादी बांस महोत्सव के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। इसी के साथ ही देखें तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग इस साल अगस्त तक गुजरात के अहमदाबाद जिले के गांव धोलेरा और लेह लद्दाख क्षेत्र में इस परियोजना को दोहराने जा रहा है। अगस्त 2021 से पहले कुल 15,000 बांस के पौधे यहां लगाए जाएंगे। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। भारत में चार्टर अकाउंटेंट्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 जुलाई, 13 जुलाई, 16 जुलाई या 2 जुलाई? तो इसका उत्तर होगा 1 जुलाई को। तो CA दिवस हर साल 1 जुलाई को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ICAI की स्थापना 1949 में भारत की संसद द्वारा एक अधिनियम के तहत की गई थी। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दरबार मूव की 140 साल पुरानी प्रथा को समाप्त किया? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। तो हम लोग देखते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार ने हाल ही में दरबार मूव की 149 साल पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया है। दरबार मूव जम्मू और कश्मीर के सचिवालय और अन्य सभी सरकारी कार्यालयों के एक राजधानी शहर से दूसरे शहर में द्विवार्षिक शिफ्ट करने को नाम दिया गया था। यानी कि हम लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर अपने समय के अनुसार या अपने कार्यों के अनुसार एक समय के बाद क्या करता है कि अपनी राजधानी को शिफ्ट करता है। तो इस शिफ्टिंग को दरबार मूव कहा जाता था। तो यहाँ पर अभी इस शिफ्टिंग को ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि श्रीनगर ही एकमात्र राजधानी अब जम्मू कश्मीर की रहेगी। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर कि कुंडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण किस देश ने शुरू किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।